बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और आप मुझे विजन इस्लामिक स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। अब तक हमने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा। आयनिक बॉन्ड क्या था? दो आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता था वो बॉन्ड था। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता था बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? हमने मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस मटेरियल के अंदर जिसके अंदर बॉन्डिंग मौजूद है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने चाहिए। और मेटल्स के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी नहीं होते। और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती एटम्स के दरमियान। मेटल के एटम्स के दरमियान म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, जिससे कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। सो मेटल एटम्स के अंदर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग से डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। और वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसको क्या कैसे समझा जा सकता है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मेटालिक बॉन्ड है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल किसे कहते हैं। मेटल आप जैसे देख लें, लोहे की कोई भी बनी हुई चीज़ आपके इर्द गिर्द, आप कोई ना कोई चीज़ आप जहाँ पे बैठे हैं आपको लोहे की नज़र आ जाएगी। मेटल्स के बने हुए बर्तन घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप बाइक्स चलाते फिर रहे हैं, आप गाड़ियाँ कारें चलाते फिर रहे हैं, ये सारी की सारी मेटल्स की बन रही हैं। जैसे लोहा है, तांबे की तारें बनी हुई हैं, तांबे के बर्तन हैं, एलुमिनियम की आजकल विंडोज़ बन रही हैं, एलुमिनियम से और बहुत सारा सामान बन रहा है। तो ये रोज़मर्रा की मेटल्स हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। तो ये मेटल्स हैं। जेवरात बनाने के लिए चांदी इस्तेमाल होती है, सोना इस्तेमाल होता है, ये भी क्या है? मेटल्स हैं। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताता चलूँ। पहली प्रॉपर्टी है शो मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स होती हैं वो मेटालिक लस्टर शो करवाती हैं। अब ये मेटालिक लस्टर क्या होता है कि आपके पास अगर जेब के अंदर कोई सिक्का है, उसको पकड़ो और ज़मीन के फर्श के ऊपर या रेत के ऊपर उसको रगड़ो, जिस साइड से आप रगड़ोगे वो साइड उसकी चमकना शुरू हो जाएगी। वो जो उसकी चमक है जो रगड़ने की वजह से पैदा होती है, या कहीं पे कोई मेटल कट रही हो, किसी खराद की दुकान पे आप जाते हैं और वहाँ पे मेटल वो काट रहा है, तो आप देखना कि जहाँ से मेटल कट रही है वहाँ से वो चमकना शुरू हो जाती है। या किसी मेटल के ऊपर आप सैंड पेपर मारते हैं और वहाँ से वो चमकना शुरू हो जाती है। वो जो उसकी चमक है उसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर। दूसरा ये होता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। हाई टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। हीट की पासिंग की मिसाल आप रोज़मर्रा घर में देख सकते हैं। चाय बनाने वाली जो केटल होती है उसको देख लेना, उसके हैंडल के ऊपर लकड़ी या प्लास्टिक की कोई शीट लगी हुई होती है। वो इसलिए लगी हुई होती है कि वो हैंडल गर्म हो जाता है। अब वो हैंडल के नीचे आग तो जल नहीं रही होती, आग जल रही होती है उस केटल के बॉटम के नीचे। फिर वो गर्म कैसे हो जाता है? वो गर्म हो जाता है कि हीट जो है वो मेटल के अंदर से कंडक्ट होकर उस हैंडल तक आ जाती है और वो गर्म हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। जितनी भी बिजली की तारें आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी मेटल्स की बनी हुई होती हैं। कोई पानी की नहीं बनी, कोई प्लास्टिक की नहीं बनी। प्लास्टिक उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इंसुलेटर के तौर पर, ताकि आपको और मुझे करंट ना लगे, लेकिन अंदर उसके जो है वो मेटल्स की तारें हैं, सिल्वर और कॉपर की होती हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये मैलिएबल भी होती हैं, जो मेटल्स होती हैं मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। मैलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब है? आप अपने घर में देखो, पेटियां पड़ी होंगी लोहे की बनी हुई, ट्रंक पड़े हुए होंगे, आटे वाली मट्टी पड़ी हुई होगी, वो लोहे की चादरों की बनी हुई हैं। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको कूट कर लोहे की शीट्स में या किसी भी कोई भी मेटल अगर लोहे की शीट है तो लोहे की चादरों में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि अगर किसी मेटल को प्रेस करके कूट के दबा के प्रेशर लगा के उसको अगर आप शीट्स में कन्वर्ट कर दें तो मेटल की ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी कहलाती है। और डक्टिलिटी क्या है कि उन मेटल्स को आप खींच कर तारें बना लें अगर, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की है, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। और ये हार्ड होती हैं और हैवी होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ मेटल कैसे शो करवाती हैं, क्यों शो करवाती हैं, किस बेस पे शो करवाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको मेटल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूं कि मेटल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फिर इस मेटालिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सोडियम की मिसाल ली है, सोडियम मेटल की मिसाल ली है। सोडियम मेटल का ये आपको पता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है।
अब वो वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से क्या करता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मेटल्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो मेटल्स कहलाती हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ द एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल एटम। मेटल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कोई जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है उसको निकालने के लिए बाहर से जितनी एनर्जी देना पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेटल क्या होते हैं, आमतौर पर इनका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उनको निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ती है, जिसकी वजह से मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, लो होती है। अब सोडियम की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है, तो इसमें क्या होता है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनकी मैंने आपको बता दिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज हो जाते हैं, ये अपने ही एटम के साथ बाउंड नहीं रह जाते, उसके साथ चिपटे हुए नहीं रह जाते। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो उसका एक जो एटम होता है उसके इर्द गिर्द 8 सोडियम के और एटम्स होते हैं। ये इस तरह लेयर्स में एटम्स मौजूद होते हैं। ये एटम्स की फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। इस तरह एटम एक दूसरे के ऊपर नीचे तो नहीं होते, दरमियान में होते। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दिखाई आपको, और वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए मेटल एटम्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो मेटल सोडियम का स्ट्रक्चर ये होता है कि एक एटम जो है वो सोडियम का, उसके इर्द गिर्द 8 एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। एक सेंटर में सोडियम का मेटल का एटम है और उसके इर्द गिर्द 8 सोडियम के एटम्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और वो आज़ाद जब हो जाते हैं तो वो फिर अपने एटम के नहीं रह जाते, अपने एटम के साथ अटैच्ड और बाउंड नहीं रह जाते। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस लम्हे इसका है तो अगले लम्हे ये इसका भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है, 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 इसका भी हो सकता है। इसी तरह आप किसी और इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन इस लम्हे इसके साथ बाउंड है, अगले लम्हे इसके साथ होगा, अगले ही लम्हे इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। सो ये एक सेंटर में एटम पड़ा हुआ है सोडियम का, उसके इर्द गिर्द 8 एटम पड़े हुए हैं। इसी तरह इर्द गिर्द भी जो अरेंज्ड हैं एटम्स, इसी स्कीम के साथ अरेंज्ड हैं, इसी तरतीब के साथ अरेंज्ड हैं। तो अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोट कर रहे हैं। कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। यूँ समझें कि इलेक्ट्रॉन्स का एक उन्होंने सी बना रखा है, इलेक्ट्रॉन का एक पूल बना रखा है, और उस इलेक्ट्रॉन के पूल के अंदर ये जो सोडियम के एटम्स हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं। अब पॉजिटिव आयन इसलिए है क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो पीछे वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, अब एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो तमाम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तमाम एटम्स के साथ जाके बाइंडिंग कर रहा होता है, तमाम एटम्स के साथ, न्यूक्लियाई के साथ जाके अटैच हो रहा होता है। अब इसके साथ है, अगले लम्हे इसके साथ है, अगले लम्हे इसके साथ है। सो हर एटम हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, हर इलेक्ट्रॉन हर एटम के पास जा रहा होता है। इससे क्या होता है कि सारे एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सारे एटम, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इन एटम्स के दरमियान, इसमें मूव कर रहे होते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन तमाम एटम्स के दरमियान, ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनमें घूम रहे होते हैं। ये तमाम एटम्स तमाम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर एटम हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्डिंग बन जाती है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, किस वजह से मौजूद में आती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो मूव करते हैं, तो तमाम एटम्स जो हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी क्लास में से, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी क्लास में से 9 बच्चे ले लें, एक दरमियान में बच्चा खड़ा कर दें और उसको 8 रस्सियाँ पकड़ा दें। वो 8 रस्सियाँ अलग अलग 8 बच्चों को उसके बच्चे के इर्द गिर्द खड़ा करके वो थमा दें।
अब वो रस्सियाँ जो हैं वो अगर 8 के 8 बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और सेंटर वाला भी उन 8 रस्सियों से वो जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको अपनी तरफ खींचे, तो उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के करीब रहेंगे, जुड़े रहेंगे और उनके दरमियान एक ख़ास किस्म की बॉन्डिंग बन जाएगी। मेटल के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो उनके न्यूक्लियाई होते हैं मेटल के एटम्स के, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो फिर मैं आपको इसकी दूसरी मिसाल भी समझाऊंगा। डेफिनेशन इसकी ये है, A metallic bond is a type of chemical bond which has positively charged ions bound together by mobile electrons। कहता है मेटालिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो टाइप है जिसमें मेटल्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं। जैसे मैंने ये आपको सोडियम की मिसाल में ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं। अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाते हैं, वो फ्रीली फ्लोट करने लग जाते हैं, तो वो पॉजिटिव आइंस कहलाएंगे। तो ऐसा केमिकल बॉन्ड है विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज आइंस बाउंड टुगेदर। वो पॉजिटिवली चार्ज आइन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाउंड होते हैं। किसकी वजह से? टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब होता है हरकत करता हुआ, मूव करता हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं एम्प्टी स्पेसिस के अंदर, इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और इस तरह की बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहा जाता है। दूसरी एक मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम की मिसाल इसलिए दी है कि कुछ मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, कुछ मेटल्स हार्ड होती हैं। ये जो सोडियम की मेटल है ये इतनी सॉफ्ट है कि इसको आप नाइफ के साथ, चाकू के साथ काट भी सकते हैं। अब ये सॉफ्ट है, किस वजह से सॉफ्ट है? बाकी जो है वो हार्ड होती हैं, वो किस वजह से हार्ड होती हैं? जो मेटल की हार्डनेस है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक उसके न्यूक्लियस में पड़े प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा उसके वैलेंस शेल में फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सकते हों। ये जिनके पास ज़्यादा होंगे वो मेटल जो हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिनके पास ये दोनों चीज़ें कम होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंटर के अंदर मैंने 2 पॉजिटिव चार्जेस लगाए। ये वो वाले पॉजिटिव चार्जेस, वो वाले प्रोटॉन्स हैं जो इनको अट्रैक्ट करेंगे। वैसे तो उसके अंदर और भी प्रोटॉन्स हैं, लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो उनके साथ अटैच्ड हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो 2 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं उनके लिए 2 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ऐसे लगा के आपको शो कर दिए ताकि पता चले कि इनकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है इन 2 प्रोटॉन्स के साथ है। अब इसमें देखें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हर पॉजिटिव आयन के पास मौजूद है और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं फ्रीली, मोबाइल बन जाते हैं जब, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे देखें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन है। अब डेफिनेटली आपको पता है कि दो चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होगी, एक की वजह से जो होती है वो कम होती है। यही वजह है कि जिनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे हों, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हों, जो लूज़ हो जाते हों, तो वो वाली जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं। अब यहाँ पे इसकी जो मैंने शुरू में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो भी साथ साथ समझाता चलूँ। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि शो मेटालिक लस्टर, मेटल जो हैं वो मेटालिक लस्टर इस वजह से शो करवाते हैं कि जब आप कहीं से मेटल को काट दें तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे कटी हुई सरफेस के ऊपर वो कुछ वक्त के लिए वहाँ पे लाइट को रेडिएट करते हैं, लाइट को रेडिएट करते हैं, वहाँ से रोशनी को, यूँ आप समझ लें कि रोशनी पैदा करते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो रेडिएशन उनकी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे सरफेस जो है वो डल हो जाती है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनकी जो मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा हैवी एंड हार्ड होते हैं। ये इस वजह से होते हैं कि इनका जो बॉन्ड होता है वो बाकी बॉन्ड्स जितने भी होते हैं, जैसे आपकी आयनिक बॉन्ड की मिसाल ले लें और आप कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल ले लें। आयनिक बॉन्ड में आप सॉल्ट ले लें और कोवलेंट बॉन्ड में आप पानी ले लें। अब पानी का और सोडियम एंड मैग्नीशियम की मेटल का कंपैरिजन अगर हम करें तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। और जो आपका सॉल्ट है वो आयनिक बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, उसको आप पानी में रखें वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। इसको सोडियम को आप पानी में रखें तो ये डिज़ोल्व नहीं होता, उसके साथ रिएक्ट कर देता है। या आप लोहे की मिसाल ले लें, इसकी मिसाल तो आप नहीं ले सकते, लोहे की मिसाल ले लें। लोहे को आप पानी में रखें, क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा? वो डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड है और हैवी है और आयोनाइज नहीं होता। सो वी कैन से दैट कि जो मेटल्स होती हैं वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस
टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस आपके पास मेल्ट हो जाए वो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस वो बॉयल होना शुरू हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कैसे होते हैं, हीट को कैसे कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं। अब हीट को ऐसे इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही उनको कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेटल को आप इस साइड पे हीट कर रहे हैं तो हमने कहा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे स्टक नहीं हैं बल्कि वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं पूरी मेटल की शीट के अंदर, जहाँ भी उनको स्पेस मिलती हो वहाँ जा सकते हैं। तो इधर जब आप मेटल को हीट कर रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, हीट अप हो गए। जब ये ट्रैवल करते हैं इधर की तरफ तो वो उस हीट को अपने साथ, उस थर्मल एनर्जी को अपने साथ यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो चार्जेस इधर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इधर आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो इस साइड पे इसलिए आ जाता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं और इसमें से करंट को यहाँ तक ले आते हैं। इसलिए जो मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। आगे हार्ड एंड हैवी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अगली इनकी प्रॉपर्टी है मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल यानी कि इनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल इनको आप तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी इस वजह से होती है कि जो मेटल के एटम्स होते हैं किसी मेटल के अंदर वो इस तरह अरेंज होते हैं कि पहले एक मेटल की लेयर होती है मेटल के एटम्स की, फिर उसके बाद दूसरी लेयर एटम्स की आ जाती, फिर उसके बाद तीसरी लेयर एटम्स की आ जाती, इसी तरह चौथी। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आपके पास बेड है या आपके पास एक चारपाई है, उसके ऊपर पहले आप एक शीट बिछा दें, उसके ऊपर आप दूसरी शीट बिछा दें, उसके ऊपर तीसरी शीट बिछा दें, चौथी बिछा दें, पांचवी बिछा दें। तो इस तरह बहुत ज़्यादा शीट्स उसके ऊपर बिछा दें तो वो शीट्स का एक ढेर लग जाएगा। उन शीट्स को आप यूँ समझें कि वो मेटल के एटम्स की लेयर हैं, पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है। तो मेटल के जो एटम्स होते हैं वो भी इसी तरह अरेंज होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक बनाई है कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। अब अगला सवाल कि ये मैलिएबल क्यों होती हैं और डक्टाइल क्यों होती हैं। मैलिएबल और डक्टाइल इसलिए होती हैं कि जब इसको इनकी हैमरिंग की जाती है या इनको प्रेशर में से गुजारा जाता है, करीब करीब वाले रोलर्स में से गुजारा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गन्ने को रोह वाले मशीन में से गुजारा जाता है, तो उसी तरह जब किसी मेटल को उस तरह के स्ट्रक्चर, उस तरह के रोलर्स में से गुजारा जाता है तो जो उनकी लेयर्स होती हैं ना, मेटल की जो लेयर्स होती हैं एटम्स की, वो स्लिप होती हैं, वो स्लिप होती हैं और आगे मूव कर जाती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे अगर प्रेशर आप लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये लेयर दोनों जो हैं वो स्लिप होके आगे चली जाती हैं। स्लिप होके आगे जाती हैं तो नीचे इसके साथ अटैच हो जाती हैं। यूँ क्या हो जाता है कि वो उसकी जो शेप है मेटल की वो चेंज हो जाती है। पहले ये शेप थी, अब उसकी ये शेप हो गई। अब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या होता है कि उनकी शेप चेंज हो जाती है। पहले वो आपके पास किसी और शेप में होती है, बाद में आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, चादरों में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी मशीनरी का कोई पुर्जा बनाना होता है, उसके सांचे में आप उसको डाल देते हैं मेल्ट करके, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। वो तो चलो मेल्ट करके करते हैं, लेकिन जो है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आप इसी तरह बगैर मेल्ट किए भी उनको उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये है आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मोहम्मद राशिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।